ओके फाइन। सो आज जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो बेसिकली हम अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला जो चैप्टर है उसको खत्म कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है रिटायरमेंट का। अब जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप हमारा चैप्टर का नाम आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि रिटायरमेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, वैसे तो हमने नॉर्मल कोर्स में सुना है कि जब कोई अपनी सर्विस पूरी कर लेता है उसके बाद रेस्ट करने लगता है, घर पे रहता है, जॉब पे नहीं जाता, तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। ये नॉर्मल हमने सुना है। बट पार्टनरशिप में रिटायरमेंट क्या है और हमें उसको क्यों पढ़ना है, ये इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है, जिसका बेटा माइक ऑन है वो पहले माइक बंद कर लो अपना सब चेक करके। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है जब भी कोई एक पार्टनर, whenever a partner ceases to be a partner, ceases to be a partner, यानी कि जब कोई एक पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनने से अपने आप को स्टॉप कर लेता है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप और टू एंड। तो जब भी कोई एक पार्टनर अपने किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बनने से या फिर पार्टनर बनने से स्टॉप कर लेता है, एंड कर देता है, तो उसको बोला जाता है रिटायरमेंट। और जब भी रिटायरमेंट होता है तो जो ओल्ड पार्टनरशिप होती है, ओल्ड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, ओल्ड पार्टनरशिप के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कि हमने एडमिशन में पढ़ा था। देखो एडमिशन के टाइम हमने क्या देखा था कि ए और बी पहले दो पार्टनर थे और सी ने उन्हें ज्वाइन किया, तो भी क्या हो रहा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था। यानी कि दो पहले पार्टनर काम कर रहे थे, उसके बाद एक तीसरा भी पार्टनर आ गया जिसने बोला कि मैं भी आपका पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो उसके हिसाब से डिवाइड होने लग गया। रिटायरमेंट में क्या है, रिटायरमेंट में हम बोल रहे हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर काम कर रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर जो है उसने बोला कि मेरे को रिटायर होना है, या फिर जो भी उसका ऑप्शन आया हो, आगे हम पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट किस तरीके से होता है। तो बी ने बोला कि अब मैं आपके जो फर्म है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, या फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो बी रिटायर हो जाता है। तो अब पार्टनरशिप फर्म चलेगी किन दोनों के बीच में, अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो ए और सी के बीच में चलेगी। ठीक है, तो पहले चल रही थी ए बी सी के बीच में, अब चलेगी ए और सी के बीच में। यानी कि पार्टनरशिप जो है वो क्या हुई है, रिकंस्टिट्यूट हुई है, इसे बोलते हैं रिटायरमेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमें चीज जाननी है वो ये जाननी है कि हाउ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर फर्म से किस तरीके से रिटायर हो जाता है। तो पहला देखो, पहला लिखा है सॉरी, इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, यानी कि अगर पहले से ही एग्रीमेंट किया। एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इन्होंने पार्टनरशिप अपनी फर्म जो है वो चालू करी और एक एग्रीमेंट ये डिसाइड हुआ कि 2 इयर्स के बाद बी जो है वो रिटायर हो जाएगा। इस पे तीनों ने क्या किया, एग्री किया, तो 2 इयर्स बाद बी का रिटायरमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट जब होगा तीनों के बीच में पहले से ही, ये कब होगा बेटा एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप डीड बन रही होगी उसी टाइम पे ये एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि इस बंदे को इस पर्पस के बाद या फिर रिटायर हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि बी जो है अगर 200 यूनिट्स की सेल कर लेगा तो वो रिटायर हो सकता है, तो जब 200 यूनिट की सेल हो जाएगी तो बी रिटायर हो जाएगा। सो ये एग्रीमेंट जब होता है तब रिटायरमेंट हो सकता है किसी एक पार्टनर का या दो पार्टनर का, या फिर इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अगर तीनों पार्टनर या फिर जितने पार्टनर है, मान लेते हैं एक और पार्टनर है डी, जब तीनों चारों पार्टनर में क्या होता है, एग्री, ये एक क्या बोलते हैं, सारे पार्टनर ये एग्री करते हैं कि हाँ अब इसको रिटायर हो जाना चाहिए, तब ये रिटायर होते हैं। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में क्या अंतर है। देखो फर्स्ट पॉइंट में जो बोला गया है वो ये बोला गया कि एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट पहले से एग्रीमेंट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी और डीड जब लिखी जाती है, साइन करी जाती है, तब उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। वेयर सेकंड पॉइंट आपको बोल रहा है कि डीड में मेंशन नहीं है, लेकिन जितने भी पार्टनर हैं, 3 या 4 जितने भी पार्टनर है वो एग्री करते हैं कि इस बंदे को अब रिटायर हो जाना चाहिए। मे बी उसकी तबीयत ना ठीक हो, मे बी काफी एज हो रही हो, वॉट एवर द रीजन। ओके, और लास्ट चीज जो पार्टनर रिटायर होता है वो क्या होता है, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप हमारी विल पे चल रही है, हमारे हिसाब से चल रही है, हम जब चाहे जो कर सकते हैं पार्टनर्स, तो उसमें क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर बी है, तो बी क्या करेगा, एक रिटर्न नोटिस देगा। एक रिटर्न नोटिस देगा, किसको देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, यानी कि ए सी और डी को एक रिटर्न नोटिस देगा वो कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, मेरा सो एंड सो रीजन है, या रीजन देगा नहीं देगा वो उसकी मर्जी है। पर जब एक रिटर्न नोटिस जाता है किसी भी पार्टनर की तरफ से, तब बोला जाता है कि वो पार्टनर रिटायर कैसे हुआ है, द पार्टनरशिप इज एट विल, दैट्स व्हाई द पार्टनर हैज गिवन अ रिटर्न नोटिस एंड
inform the remaining partner about his decision to retirement. तो ये 3 वजहों से या फिर इस 3 तरीके से एक पार्टनर रिटायर हो सकता है. फाइन. नेक्स्ट आते हैं कि लायबिलिटी पार्टनर की बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट कैसे होते हैं. तो इसको 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं कि बिफोर क्या होगी और आफ्टर क्या होगी. बिफोर का मतलब रिटायरमेंट से पहले और आफ्टर का मतलब रिटायरमेंट के बाद. लायबिलिटी यानी कि वो क्या बोलते हैं, कितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, उसका गुडविल में कंट्रीब्यूशन, जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट, या जितनी भी उसके ऊपर लायबिलिटीज आती हैं, व्हाटएवर ही इज लायबल फॉर हिज एक्ट, वो क्या रहेगा. तो बिफोर रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर नहीं होता, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, याद रखना, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, that person will be liable to all the acts. जितनी भी चीजें फर्म में हो रही हैं उसके सबके लिए वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा. कब तक? जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता है. एक और प्रोविजन है बेटा कि रिटायरमेंट से पहले भी वो क्या है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है. किस तरीके से? अगर वो जो है एक एग्रीमेंट कर ले, किसके बीच में? अगर वो एग्रीमेंट कर ले किसके बीच में? अपने बीच में, यानी कि हिमसेल्फ, अपने और थर्ड पार्टी, जिसके लिए वो लायबल है, एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर. ये 3 लोग जरूर होने चाहिए. एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी कि मान लेते हैं कि ए, बी, सी और डी, बहुत ध्यान से समझना, ए, बी, सी, डी पार्टनर है. बी रिटायर होना चाहता है, सब लोग एग्री करते हैं, बी अब रिटायर हो रहा है. लेकिन बी के हिस्से में क्या है, एक और लायबिलिटी है कि इन चारों को मिलके, एक आदमी था जेड, उसको देने थे 40,000 रुपीज, चारों को मिलके इक्वली. तो यानी कि ए को 10,000 देने थे, बी को भी 10,000 देने थे, सी को भी 10 देने थे और डी को भी 10 देने थे. ठीक है. तो बी ने बोला कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो मेरे को मेरी लायबिलिटी से मुक्त कर दो. तो ए सी डी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, प्लस जेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ. ए बी सी डी के बीच में हुआ है. हिमसेल्फ कौन सा हो गया? बी हो गया. थर्ड पार्टी क्या होगी? जेड हो गई. कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से होंगे? ए सी डी हो गए. इन 5 लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि बी जो है वो रिटायर होना चाहता है, मे बी 1 साल बाद वो पहले अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहता है. तो जेड ने बोला कोई बात नहीं, बी का जो 10,000 रुपीज है मैं अभी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ. तो उसकी लायबिलिटी वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगी. ये होता है लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट. ठीक है. या तो अप टू डेट होगी और या तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा. अब बात आती है रिटायरमेंट के बाद क्या जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लायबल होगा. आप बताओ बच्चों, वंशिता, यू टेल मी, कि आपको क्या लगता है कि लायबिलिटी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर की क्या रिटायरमेंट के बाद रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ. नहीं दी, नहीं रहेगी. अच्छा ठीक है. सृष्टि, आप क्या बोलना चाहते हो? भावना? दी होगी. तो कब तक, क्यों होगी भला, उसका बताओ मेरे को थोड़ा सा, जस्ट गिव अ ब्रीफ. क्यों बोला आपने कि होगी? जी क्योंकि मतलब जाने के बाद भी जो पैसे देने हैं वो तो देने ही रहेंगे ना, मतलब दैट पर्सन इज लायबल टू द अमाउंट. ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ. ठीक है. तो चलो थोड़ा मैं ब्रीफ में इसको समझाती हूँ. पहले तो वंशिता ने बोला कि दीदी नहीं रहेगी. ठीक है. तो वैसे तो ऐसा है बेटा कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा कि बी है पार्टनर होने जा रहा है, तब तक वो पार्टनर क्या रहेगा, लायबल रहेगा. ठीक है. जब तक पब्लिक नोटिस नहीं गया है, भले ही बी रिटायर हो जाता है, लेकिन अगर पब्लिक नोटिस नहीं गया है तब तक लायबिलिटी बी के ऊपर बनी रहेगी. दूसरी चीज, भावना ने बोला कि उसकी लायबिलिटी जो है वो रहेगी क्योंकि उसको जो पैसे देने हैं वो तो देना ही है. बेटा ऐसा होता है रिटायरमेंट के अंदर कि जब रिटायरमेंट के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बुक्स का, तो उस टाइम पे बी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ कर दिया जाता है. ठीक है. बी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ कर दिया जाता है. और अगर जो पे ऑफ नहीं होती है वो क्या कर दिया जाता है, उसके जो पार्टनरशिप फर्म उसको अमाउंट देने वाली थी, उसने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है, फिर उसमें से उसको डिडक्ट कर लिया जाता है. लेकिन रिटायरमेंट होने पे लायबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म कर दी जाती है. ठीक है. और पब्लिक नोटिस जैसे ही चला गया बी का कि बी जब रिटायर हो रहा है, तो उसके बाद उसकी सारी लायबिलिटी उस फर्म को लेके सब खत्म हो गई. वो क्या हो जाता है, ऑन रिकॉर्ड हो जाता है. ठीक है. तो ये है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट. आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जा रहा है
फर्म के द्वारा कि वो बंदा रिटायर हो गया है, तब तक वो इंसान, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो पार्टनर लायबल रहेगा सारे एक्ट के लिए। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आपने तो बता दिया कि कैसे क्या होगा, अब ये बताइए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से डिवाइड होगा। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड है और क्वेश्चन से हम करेंगे इनके बहुत सारे मेथड। पहले तो हम समझते हैं नॉर्मल, मान लेते हैं ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है वो है 2:3:2। पहला मैं आपको बताती हूँ केस कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है कि फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा और बोला गया है कि बी रिटायर हो गया। ठीक है, तो ए और सी के बीच में नया रेशियो क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए स्नेहा? ए और सी के बीच में नया रेशियो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यस स्नेहा, इक्वल। अच्छा स्नेहा बोल रही है, स्नेहा ने बोला कि दीदी इक्वल होना चाहिए। ओके फाइन। वंशिता आप क्या बोल रहे हो बेटा, क्या होना चाहिए? जो उसका 3/7 रेशियो था अभी का, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इक्वल रेट पे। अगर 3/7 जो दीदी उसका था वो इक्वल रेट पे बढ़ जाएगा। ये आप बेटा और आगे की बात, मैं केवल ए और सी का पूछ रही हूँ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हम लेंगे। आप एक स्टेप आगे की आपने मेरे को बता दिया, वो दैट इज गेनिंग रेशियो ऐड करके फिर उसको किया जाता है। बट वो तो तब होता है जब बी एग्री करेगा कि मेरा शेयर दोनों में बढ़ जाए, है ना? तो दीदी सेम रहेगा। ओके फाइन। रिटायरमेंट में केस में क्या होता है बेटा कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है आप उसका रेशियो निकाल दो, बाकी जो बचा वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि 1:1। ठीक है, अब ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 3:5:4 और बोलती मैं कि सी रिटायर हो गया है, सी रिटायर हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ए और बी का रेशियो बताओ क्या हो जाता जल्दी? वेरी गुड, 3:5 हो जाता। रिटायरमेंट में बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब होता है, अगर पार्टनर के बारे में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप काटो इसको, जो बचा वही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। सिंपल सा हिसाब किताब है। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ चलो पहले एक काम करते हैं, हम कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जंप करते हैं गेनिंग रेशियो पे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है और कैसे डिफर करता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। चलो पहला क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज गीता, राधा एंड गर्व आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2, यानी मैं ऐसे लिख देती हूँ गीता, राधा एंड गर्व, ये तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर्स। हम क्या बोल रहे हैं कि गर्व जो है रिटायर हो गया, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम सेव करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या ले लेते हैं हम, 10 ले लेते हैं, तो 2 5 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको 10 मिल जाएगा। दिस विल बिकम 5/10 इज टू 4/10 इज टू 1/10। ठीक है, यानी कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:4:1। अब बोल दिया गया सीधे सीधे गर्व रिटायर हुआ, तो यानी कि गीता और राधा का बताओ क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल दिया ये रिटायर हो। वेरी गुड, तो गीता, हाँ गीता एंड राधा के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी 5:4। सिंपल, डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है ये, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, दो पार्ट में बेटा क्वेश्चन, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोला गया है शिव, साथ साथ में करते जाओ, मोहन एंड हरी, ये तीनों पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है 5:5:4। सो विल राइट 5:5:4। अब आगे देखो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मोहन रिटायर्स, यानी कि ये रिटायर हुआ है, मोहन रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन शिव एंड हरि। जो उसका शेयर था वो शिव और हनी ने अपना क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं डायरेक्टली 5:4 नहीं लिख सकती हूँ,
मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहले हम देखते हैं कि मोहन का शेयर कितना था। तो मोहन का शेयर था 5/14 था, ठीक है। क्या बोला गया कि मोहन का जो शेयर है वो शिव और हरि में इक्वली डिवाइड करो, यानी कि 5/14 का 1/2 शिव को मिलेगा एंड 5/14 का 1/2 हाफ हरि को मिलेगा। तो शिव को कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 5/28 एंड इसको मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 5/28, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा मोहन का शिव को मिलेगा और हरि को मिलेगा, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि मोहन का कितना मिलेगा, बट उनका ऑलरेडी भी तो शेयर कुछ है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी उनका शेयर है वो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 5/14 इसमें प्लस हो जाएगा एंड 4/14 इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें प्लस हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलरेडी जो उनका शेयर है वो मैंने लिख दिया है और जो उनको मोहन से मिला है वो भी मैंने लिख दिया। दोनों को जब मैं ऐड कर रही हूँ तब मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है। तो अभी इनके एलसीएम सेम नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ। दिस विल बिकम 5 + 10/28 एंड दिस विल बिकम 5 + 8/28। तो ये आ जाएगा 15/28 एंड दिस विल बिकम 13/28। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इनका लिखेंगे, किसका, शिव एंड हरि का, तो दैट विल बी 15:13। दोनों 13 जो है वो प्राइम नंबर है, दोनों ने 13 इज अ प्राइम नंबर, तो और कट नहीं सकता। तो 15:13 विल बी आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट बहुत सिंपल है। पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, पी रिटायर हुआ है, बताओ जल्दी से। 4:1। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 5 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:1। तो आप धीरे धीरे सीख गए हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा इसके, एक दो नहीं, एक आई थिंक एक बहुत हो जाएगा। फाइन, ये वाला एक और कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन बोला है आर एस एंड एम, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ आर एस एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/5, ठीक है, हम लिख लेते हैं 2/5। अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, तो हमने लिखा 2/5, एस का लिखा 2/5 एंड हमने एम का भी लिख लिया 1/5। तो क्योंकि इसका तीनों का एलसीएम सेम है तो आई राइट इट एज 2:2:1। फाइन। एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, एम जो है वो क्या बोल रहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो, यानी कि एम का जो शेयर है वो आर और एस जो है वो किस रेशियो में लेंगे, 1/3 एंड 1/3 के रेशियो, सॉरी 1/3 एंड 2/3 के रेशियो में। 1:2 के रेशियो में बोला, यानी कि 1/3 एंड 2/3। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, इक्वली डिवाइड कर दिया था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एम का शेयर, आप लोग साथ में करते रहो। एम का शेयर कितना है, एम का शेयर है 1/5। 1/5 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1/5 विल बी डिवाइडेड इन 1/3 एंड 2/3, ठीक है। 1:2 को मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। तो दिस विल बिकम 1/15 एंड दिस विल बिकम 2/15। ये तो हो गया एम ने जो आर और एस को शेयर दिया है। अब आर और एस का जो पहले से शेयर है वो भी हम लिख देते हैं, तो 2/5 एंड 2/5। एलसीएम सेम करते हैं इसका, सो आ जाएगा 1 + 6/15 एंड दिस विल बिकम multiply by 3, so 2 + 6/15। तो ये आ जाएगा 7/15 एंड 8/15। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 7:8। बस आपको क्वेश्चन समझना है और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। समझ आ गया किस तरीके से कैलकुलेट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड।